नमस्कार, मैं एक्स सर्विसमैन राहुल कुमार, एक्स सर्विसमैन सेकंड इनिंग यूट्यूब चैनल में आप सभी एक्स सर्विसमैन भाइयों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। पिछले वीडियो से लगभग एक महीने से भी ज़्यादा समय हो गया था और कुछ था नहीं बीच में बनाने के लिए तो मैं भी शांति से बैठा हुआ था। अभी पिछले एक सप्ताह में कुछ प्रोग्रेस हुआ है चीज़ों को लेके, तो बस इसीलिए मैं वीडियो बनाने आया आज। अ, तीन मेन इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं जिसके बारे में आज बात करेंगे, तो इसलिए थोड़ा वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, काइंडली बियर विद दैट। सबसे पहला जो बर्निंग क्वेश्चन है वो ये है कि CGL 24 का ऑप्शन फॉर्म आ गया है और उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये था कि उसका फाइनल वैकेंसी आ गई है। तो एक थोड़ा सा डाउट चल रहा था कि इनकम टैक्स इंस्पेक्टर को कहीं बीच में तो इसी बार नहीं डाल देगा। जी नहीं, फाइनल वैकेंसी आ गई है तो मतलब वो आ गई है, अब इसमें कोई चेंजेस नहीं होंगे और फाइनल वैकेंसी में वो ग्रुप सी में ही है और 39 पोस्ट उसमें हैं। तो ये एक अच्छी बात है, जो CGL में टॉपर्स हैं उनके लिए काफ़ी राहत देने वाली बात होगी। रिजल्ट से ज़्यादा राहत इसको देख कर आई होगी कि फाइनल वैकेंसी में भी वो ग्रुप सी में है और उसमें 39 वैकेंसीज हैं। अब साथ में एक आया है ऑप्शन फॉर्म, तो ये ऑप्शन फॉर्म जो है वो काफ़ी कंफ्यूज कर रहा है, लेकिन कन्फ्यूजन वाली उसी की बात है नहीं। फिर भी अगर देखा जाए तो कुछ तो मार्गदर्शन दिया जा सकता है उस पर, खासकर जो नए लोग हैं उसके लिए। देखिए, 290 प्लस जो भी रॉ में स्कोर कर रहे हैं, चाहे 18 में हो चाहे 20 में हो, ब्लाइंडली ITI भरिए। ठीक है, आपको ITI मोस्ट प्रोबेबली होम स्टेट में मिल सकता है। अगर आप हरियाणा, यूपी, बिहार ऐसी जगह से बिलोंग करते हैं तो थोड़ी परेशानी हो सकती है, लेकिन नॉर्थ इंडिया मिल जाएगा कहीं ना कहीं, हिंदी भाषी क्षेत्र में आप प्लेस हो जाएंगे 290 प्लस पे। तो पहली बात ये हो गई। अब कन्फ्यूजन जो है वो होगा 290 से नीचे और 280 से ऊपर, इस 10 नंबर के बीच में जो होंगे उसमें कई ये सोचेंगे कि मैं भरूँ ITI, मिल भी जाए ITI और कहीं मुझे केरला ना भेज दे, तमिलनाडु ना भेज दे। पॉसिबिलिटी है इसके, भेज सकते हैं वो, क्योंकि आप नीचे रैंक में रहेंगे तो और उधर कैंडिडेट नहीं मिलेगा तो आपको भेज दिया जाएगा। और ट्रांसफ़र नहीं होता है, ये तो बहुत पहले बंद हो चुका है, तो इस बारे में निश्चिंत रहिए कि ट्रांसफ़र तो नहीं होता है, तो सोच समझ के पढ़िएगा। तो आप CG ऑडिटर चूज़ कर सकते हैं, पर हाँ यही है, सैलरी का फ़र्क आएगा तो थोड़ा सोच समझ के कि आपको क्या चाहिए। आप पहले अपना स्थिति जो है उसको अच्छे से देख लीजिए कि आपके लिए बेहतर क्या है। आप पैसों को तवज्जो देना चाहते हैं थोड़ा सा, तो फिर आप ITI के लिए जाइए। अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे तो इधर ही रहना है, होम स्टेट में ही रहना है, तो आप आराम से ऑडिटर के लिए जाइए। ठीक, ऑडिटर में मिल जाएगा, नॉर्थ तो मिल ही जाएगा। तो ये, लेकिन वही एक लाइफ टाइम एक अफसोस रह जाएगा आपको हमेशा ही, कह रहे यार मेरा नंबर तो ऊपर था, ITI मिल सकता था लेकिन मैंने ऑडिटर लिया। इस तरह से होता है, कुछ लोगों को हुआ भी है लास्ट टाइम भी तो इसका थोड़ा ध्यान रखिएगा। पर हाँ, कैलकुलेटिव स्टेप लीजिएगा जो भी, क्योंकि जो आपका स्टेप होगा वो आपको लाइफ टाइम के लिए आपको रिग्रेट करवा सकता है या लाइफ टाइम के लिए आपको सही साबित कर सकता है, तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा इस पर। फिर दूसरा, जब फिर 280 से नीचे में तो कोई वो ऑप्शन नहीं है, आप ITI भरिए तो भी मिलेगा आपको ऑडिटर ही। ठीक है, कट ऑफ जो है वो 280 प्लस ही, 285 प्लस रहने वाला है। ठीक है, मैं 2022 के CGL में अपियर हुआ था तो उसके हिसाब से देखें तो कंपटीशन इस बार कम है, क्योंकि 2022 में CGL 19 वाले भी एलिजिबल थे 22 का फॉर्म भरने के लिए, उनकी भी ज्वाइनिंग नहीं हुई थी बहुत पोस्ट की। 20 वाले तो सारे ही अवेलेबल थे, 21 वाले भी सारे अवेलेबल थे, तो 4 CGL मर्ज हो गया था दो CGL 22 में। तो इसके कारण CGL 22 का कट ऑफ काफ़ी सूट कर गया था, 285 प्लस था, लेकिन क्वेश्चन का लेवल इस बार से और CGL 23 दोनों के लेवल से बेहतर था। 22 का लेवल, 23 का भी क्वेश्चन पेपर ईजी था, 24 का भी ईजी ही था। तो इस बार सिर्फ एक ही रिपीटर बैच है, वो है CGL 23। ठीक है, और कोई नहीं है इस बार। तो CGL 23 के साथ आप लोगों का जो नए बंदे का कंपटीशन है, और 23 वाले जो रिपीटर्स हैं वो जनरली उन्होंने ज़्यादा मेहनत की है, 2 साल से पढ़ रहे हैं, तो उनका हक भी बनता है ITI लेने का, तो मोस्ट प्रोबेबली ज़्यादातर वही आएंगे इसमें।
जो लास्ट टाइम 2800 या 2400 में सेलेक्ट हुए थे वो इस बार 4600 में आएंगे। अब आता है कि उसके नीचे कहाँ आएंगे। तो देखिए 2800 ग्रेड पे जो भी जॉब है वो 260 जाते जाते आपको ख़त्म हो जाएगा, उसके नीचे नहीं मिलेगा। ठीक है। और फिर जब आएंगे टीए पे, तो टीए वगैरह भी जो है वो 250, 248, 47, इसके नीचे टीए भी नहीं आएगा। फिर कुछ यूडीसी वगैरह का पोस्ट बचता है, लेकिन वो पोस्टें होती ही बहुत कम है, 10-5 नंबर में ख़त्म हो जाएगी। हाँ, एक पोस्ट है जिसकी संख्या भी अच्छी खासी है, और उसमें चूँकि एक ऐसा रूल है कि सीपीटी एंड डेस्ट दोनों होना चाहिए, तो वो फंसा देता है काफ़ी लोगों को इस दोनों के चक्कर में। तो पीएएसए का जो पोस्ट है वो आपको 210, 215 यहाँ पर मिल जाएगा, उसके नीचे का कोई चांस नहीं है। बेकार की उम्मीद मत पालिए। सीजीएल 22 में 3000 वैकेंसी थी, तब जाके वो 133 पर आया था, लेकिन 1000 वैकेंसी, सिर्फ 2000 वैकेंसी पीएसए की थी। जो ऊपर की 1000 वैकेंसी थी वो 223 पर ही ख़त्म हो गई थी। इस बार तो वैकेंसी ही 1000 है। तो पीएसए में जो कुछ एक्स्ट्रा उसमें मांग रहा है मेरिट, उसकी वजह से वो 10 नंबर 15 नंबर और नीचे आ सकता है, पर उससे नीचे 1000 की वैकेंसी में नहीं आएगा, ये ख़त्म हो जाएगी सीटें उस पर तब आते आते। अब आते हैं कि कन्फ्यूजन फिर क्रिएट होगा आपका, तो 260 के आसपास होंगे उनके पास कि टीए भरें या ऑडिटर भर दें। ठीक है। देखिए 260 के आसपास अगर ऑडिटर या अकाउंटेंट कोई भी 2800 ग्रेड पे का जॉब मिलता है, तो आपको आपके हिसाब से तो पोस्टिंग मिलेगी नहीं, वो 270 प्लस वालों को मिलेगी, उसके नीचे नहीं मिलेगी। तो फिर वो आप पर डिपेंड करता है कि आप 2400 ग्रेड पे में जाना चाहते हैं कि नहीं जाना चाहते हैं। तो अपने हिसाब से सारा कैलकुलेशन देख लीजिएगा कि आपको होम स्टेट में क्या फ़ायदा है, रहना है कि नहीं रहना है। ठीक है। अब मेरे कुछ दोस्त हैं मेरे ही बैच के, वो दिल्ली नहीं छोड़ना चाहते, जबकि बिहार के हैं मेरी तरह ही, लेकिन वो बोलते नहीं हम दिल्ली में ही रहेंगे, तो उनके लिए बिहार जाना ही नहीं है उनको, तो अलग मैटर है वो। ठीक है। तो इस तरह से आप लोग भी अपना कैलकुलेशन देख लीजिएगा कि क्या करना है नहीं करना है, क्योंकि सैलरी में कुछ खास फर्क नहीं होता है 2800 और 2400 में, हार्डली 5-7 हज़ार 10 हज़ार का अंतर होता है। वो आप स्टेट जब बदल जाएगा तो उससे ज़्यादा खर्चा पड़ जाएगा आपका। ठीक है। तो आप उसको देख लीजिएगा अच्छे से और केयरफुली भरिएगा, क्योंकि ये लाइफ डिसाइडिंग होगा, क्योंकि अगला सीजीएल जो है उसमें कोई मोटिवेशन वाली चीज़ बचेगी नहीं आपके लिए, अगर इनकम टैक्स इंस्पेक्टर उससे बाहर हो जाता है तो। ठीक है। उसमें मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा कोई मोटिवेशन बचेगा, जिसको इसमें जो मिल जाएगा वो उसमें भी ज्वाइन ही कर लेगा। ठीक है। फिर एक पोस्टिंग वोस्टिंग का बचेगा, उसके लिए कुछ ज़्यादा लोग मोटिवेट होते नहीं हैं, क्योंकि जिनको माइंड में अगर करना होता है पहली बार में ही कर लेते हैं। ठीक है। क्योंकि जो ड्राइविंग फोर्स है सीजीएल का वो आईटीआई ही है। ड्राइविंग फोर्स हट जाने के बाद कितना मोटिवेशन बचेगा लोगों के पास, ये बाद में देखना पड़ेगा। मुझे तो नहीं लगता ज़्यादा बचेगा। आजकल डेट में देख लीजिए सीएचएसएल की क्या हालत है। सीएचएसएल में कितने लोग पास करते हैं, कितने लोग ज्वाइन करते हैं, 50% भी ज्वाइन नहीं करते हैं। उसका रीज़न ये है कि मोटिवेशन ही नहीं है। आप 90,000 1 लाख की सैलरी छोड़कर आए हैं, 30,000 ऑलरेडी आपको पेंशन मिल रहा है, अब फिर आपको बोला जाता है कि आप टाइपिंग भी करो, ये भी करो, वो भी करो, और फिर ज्वाइन कर लो आप जाके 35,000 की सैलरी पे। तो 35,000 की सैलरी एक 20-22 साल 23 साल के लड़के के लिए अच्छा अट्रैक्टिव जॉब है, चलो सरकारी नौकरी मिल गई है, ज्वाइन करते हैं। पर आप 40 साल के हैं, आपकी रिक्वायरमेंट अलग है, आपका जो फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट है वो ज़्यादा है 22 साल वालों से, तो ज्वाइन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। और देखिए ज्वाइन करने में कोई हर्ज नहीं है, अगर आप 3 साल से 4 साल से बेरोज़गार चल रहे हैं और आपको पहला जॉब ही सीएचएसएल का मिला है 4 साल बाद, तो आपको ज्वाइन करना ही चाहिए। फिर एक आता है कि भाई हम ज्वाइन नहीं करते हैं, आगे दूसरा एग्ज़ाम देंगे। देखिए ये कोई बच्चे का एज तो है नहीं कि आपके फादर कमा रहे हैं और आप एग्ज़ाम पे एग्ज़ाम दिए जा रहे हैं। आपका हर एक साल एक अर्निंग एज है, अर्निंग ईयर है। अगर आप 1 साल मिस करते हैं तो समझ लीजिए आप 10 लाख रुपए खो रहे हैं। ठीक है। सीधा सीधा 10 लाख रुपए आप खो रहे हैं। और आपका एज जो है रिटायरमेंट का वो 60 ही है। आप ये नहीं है कि आप 40 पे ज्वाइन कर रहे हैं तो उसको बढ़ा के 70 कर दिया जाएगा, वो 60 फिक्स है। जैसे जैसे आप एग्ज़ाम पास करके छोड़िएगा या जैसे भी है ज्वाइनिंग में डिले कीजिएगा, वो टाइम आपका निकल रहा है, रिटायर आपको 60 पे ही होना है हर हालत में। ठीक है। उससे ऊपर आप नहीं जा पाएंगे। तो आपका जो अर्निंग एज है, अर्निंग लाइफ है, वो मिस कर रहे हैं आप। ठीक है। सीधा सीधा पैसा आप लूज कर रहे हैं।
तो बेरोज़गार बाहर बने रहने के लिए और सिर्फ मैं ये एग्ज़ाम पास कर लूँगा, आप कोई इसरो में साइंटिस्ट नहीं बन जाएंगे। ठीक है, जहाँ तक बोलते हैं ना इज्जत वगैरह, वो इंस्पेक्टर वाली और वो ऐसी ऐसी कोई इज्जत नहीं होती है। उसके लिए यूपीएससी पास करना पड़ता है अगर इज्जत चाहिए सरकारी नौकरी में तो। ठीक है, बाकी जगह कोई इज्जत नहीं है। सारा सिविल में जो मेरे लगभग 1.5 साल से ज़्यादा हो गया नौकरी करते हुए, मुझे इज्जत जो है ना प्योरली म्यूचुअल है यहाँ पे। आप सामने वाले को इज्जत दीजिए, सामने वाला आपको इज्जत करेगा। ठीक है, आप बदतमीजी करिएगा, एक एमटीएस आपसे ज़्यादा बदतमीज हो जाएगा आप ही के सामने और आपसे ही अपोलोजाइज करवाएगा सबके सामने। तो ध्यान रखिए इन चीज़ों का, ऐसा कुछ नहीं होता है। और जो बाहर की पर्सनल होते हैं ना, जो लोकल बंदा होता है, जो आरटीओ में जिसकी जान पहचान होती है, बिजली विभाग में जिसकी जान पहचान होती है, पुलिस डिपार्टमेंट में जिसकी जान पहचान होती है, वो भले ही एमटीएस ही क्यों ना हो, पता चलता है कि उसकी ज़्यादा इज्जत कर रहा है कमिश्नर बुला के, क्योंकि उसके काम का बंदा है वो। ठीक है तो ये सब चीज़ें हैं। अब आते हैं कि एक एसबीआई का भी चल रहा है अभी। तो एसबीआई जो है उसमें प्री जो है वो महीने नहीं रखता है। प्री में 1:20 पे लेते हैं एसबीआई, और 10, 20, 30 नंबर 35 नंबर वाले भी पास कर जाते हैं। तो प्री जो है वो हर कोई पास करता है। अगर आपकी तैयारी है, थोड़ी भी तैयारी है, तो भी आप प्री पास कर जाइएगा। तो प्री की चिंता मत कीजिए और मेंस में मन से लगिए। जो लोग आईटीआई मिस कर रहे हैं खासकर सीजीएल में, उनको तो ज़्यादा मन से लगने की ज़रूरत है। ठीक है, क्योंकि सैलरी का बहुत बड़ा अंतर है। फ़िलहाल तो 1,20,000 1,25,000 ग्रॉस सैलरी बन रही है एसबीआई में। और अगर आपको उस पर होम पोस्टिंग मिल जाता है, क्योंकि आपने होम स्टेट से अप्लाई किया होगा मोस्ट ऑफ द टाइम, और होम स्टेट आपको मिल जाता है तो बहुत अच्छा है वो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। 4-5 साल में अपने घर पे पोस्टिंग आप आ जाइएगा। और अपने घर पे नौकरी अगर आप एसबीआई में भी करते हैं ना, तो आप राजा ही हैं, क्योंकि पूरे मार्केट में जान पहचान, पूरी बिजनेस कम्युनिटी में जान पहचान। एसबीआई का एक स्टाफ भी भारी पड़ता है, क्योंकि लोग सिंपल है। आप किसी का काम कीजिएगा तो लोग आपकी इज्जत करेंगे, आपकी मदद करेंगे। यहाँ हर कोई काम देखता है आपका। बाकी आप कोई मतलब उतने सुरमा कहीं भी नहीं बनने जा रहे कि लोग आपको आपसे डरें और आपकी इज्जत करेंगे, नहीं। सीधा सीधा यहाँ बाहर बहुत सीधा फंडा है, आप मेरी खुजाओ, मैं आपकी खुजाता हूँ, इसी से काम चलता है। तो आप कितने काम आते हैं सामने वाले के, इस पर आपकी इज्जत निर्भर करता है। तो इसका ध्यान रखिएगा। मैं डिस्करेज नहीं कर रहा हूँ किसी को भी, ठीक है। काइंडली अगर कोई किसी को लग रहा है कि मैं किसी को थोड़ा डाउन कर रहा हूँ, किसी को अप कर रहा हूँ, नहीं, बिल्कुल नहीं। ठीक है, जो पोस्टें अच्छी हैं वो हैं, आईटीआई अच्छी है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। ठीक है, बहुत बढ़िया पोस्ट है। बाहर लोग अच्छे अच्छे कॉलेज के इंजीनियर्स मरे जा रहे हैं आज के इस पोस्ट के लिए। ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं है। हाँ, पर हमारे लिए कितना यूजफुल है वो थोड़ा सा ये है। अगर मैं ये कहूँ कि मैं सिविल का लड़का हूँ और मेरी उम्र 22-23 साल 24 साल है, तो मुझे आईटीआई मिलता है तो इट्स वेरी गुड अपॉर्चुनिटी। ठीक है, मैं दौड़ के ग्रैब करूँगा उसको। ठीक है, क्योंकि बाय द टाइम मैं मेरी एज बढ़ेगी, मैं प्रोग्रेस करूँगा डिपार्टमेंट में ही। ठीक है, अभी कितना यूजफुल है ये इंडिविजुअल पर डिपेंड करेगा। तो ये हो गया। अब कट ऑफ का तो बता ही दिया मैंने आपको इससे पहले ही एक बार। चलिए एक बार फिर से, ऐसे कट ऑफ तो सबको पता ही होता है। ठीक है, जो नए हैं उनको नहीं आइडिया है, रिपीटर्स को तो सबको पता रहता है कट ऑफ क्या जाएगा। तो कट ऑफ वही जाएगा, आईटीआई का 225 प्लस जाएगा। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा इजी था, और रिपीटर नहीं होने के बाद सिर्फ 23 का रिपीटर है इसमें, तब भी कट ऑफ जो है 280 प्लस ही रहेगा, 285 प्लस रहेगा। और सीएजी ऑडिटर में बहुत कम सीटें हैं, तो वो मुझे लगता है कि 10 नंबर से आगे चल पाएगा, वो 275 तक में ख़त्म हो जाएगा वो। बाकी 2800 के ग्रेड पे जो पोस्टें हैं, मतलब डिफेंस ऑडिटर और ये अकाउंटेंट्स वगैरह, ये सब भी 260 तक में ख़त्म हो जाएगी। अब आते हैं सीबीडीटी और सीबीआईसी पे, टीए पे। टीए भी आपको 245 246 मैक्सिमम, उससे नीचे तो कभी नहीं जाने वाली। ठीक है, और 210 215 पे आपका पीएएस से ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, हाँ, एक गुजारिश है आप लोगों से, खासकर सीजीएल में जो ऑप्शन फॉर्म भरने वाले हैं उनसे, कि अगर आपको ऑलरेडी 2400 ग्रेड पे का जॉब मिला हुआ है, ठीक है, तो प्लीज़ कोई 2400 ग्रेड पे का जॉब दोबारा ऑप्शन फॉर्म में नहीं भरिए। ठीक है, पोस्ट ख़राब मत कीजिए। ठीक है, जिसको रिक्वायरमेंट है उसको मिल जाए तो बहुत अच्छा है। सिर्फ इस मजाक के लिए कि नहीं मैंने दिया था तो मैं तो भरूंगा ही भरूंगा, नहीं।
काइंडली आप अगर आप 2400 में सेलेक्ट होकर नौकरी कर रहे हैं तो 28 तक वाला ही भरिए, अगर मिलता है तो ठीक है, तो आप कर ही तो रहे हैं, तो कोई आपके लिए कोई परेशानी तो होनी नहीं चाहिए इसमें, ठीक है। और अगर 2800 वाला कर रहे हैं ऑलरेडी और आपका स्टेट भी नॉर्थ में मिला हुआ है आपको, ठीक है, अभी बच्चे सेट हो गए हैं, बच्चों का एडमिशन वगैरह करवा लिया है आपने, तो सिर्फ इनकम टैक्स इंस्पेक्टर भरिए, मिलता है तो ठीक है, नहीं तो जहाँ है वहीं मस्त रहिए, ठीक है। ज़्यादा कुछ करने से कुछ होता नहीं है, मतलब समझिए कि आपके थोड़े के लिए किसी का पूरा था प्लेट छूट जाएगा आपको, मतलब आपके मतलब एक कौर खाने के लिए किसी का पूरा प्लेट मिस हो जाए तो ये तो अच्छा नहीं होगा, मुझे नहीं लगता इथिकल भी है ये, तो इसका थोड़ा ध्यान रखिएगा। मैं ये नहीं कहता कि आपने क्यों फॉर्म भर दिया, नहीं जरूरी भरना चाहिए। आप 2400 में तो आपको 2800 में जाना चाहिए, 4600 में जाना चाहिए, अब 2800 में तो आपको 4600 में जाना चाहिए। लेकिन अगर आप ऑलरेडी सेम कैडर में हैं और वही ऑप्शन फॉर्म दोबारा भर दीजिए तो नहीं, ये ठीक नहीं है। तो और अधिकतर लोग इसका ध्यान रखते भी हैं, पर कुछ लोग हैं जो नहीं करते हैं, तो उनसे मेरी विनती है इसका थोड़ा ध्यान रखिए। बाकी सब ठीक ही है, बस मुझे लगता है एक सप्ताह के अंदर रिजल्ट आने वाला है, क्योंकि फाइनल वैकेंसी भी आ गई, ऑप्शन फॉर्म भी मांग लिया गया है। जैसे ही ऑप्शन फॉर्म आप सबमिट कीजिएगा विद इन 10 to 15 डेज आपका फाइनल रिजल्ट भी आ जाएगा। तो जिनके मार्क्स अच्छे हैं उनको बहुत बहुत मुबारक हो उसको, ठीक है, कि ITI फाइनली रह गया कम से कम इस बार। तो चलिए, मस्त रहिए, खुश रहिए, बाय बाय।